अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने अपने पिछले लेक्चर में मिसाल 14.3 को हल करना सीखा और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बुनियादी फ़र्क को देखा था। आज के लेक्चर में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सर्किट के मुख्तलिफ जोड़ पढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जो आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़े थे। तो जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर्स का सीरीज़ जोड़। तो चलें, इस रजिस्टर के सीरीज़ जोड़ को पढ़ने के साथ साथ हम इसके मुतल्लिक एक मिसाल नंबर 14.4 को भी हल करना सीखेंगे। चलें देखते हैं कि हमारे पास आज के लेक्चर में सीखने को क्या कुछ है। रजिस्टर्स को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले रजिस्टर्स का सीरीज जोड़ है, यानी कि रजिस्टर्स को सीरीज तरीके से जोड़ा जा सकता है। और फिर दूसरा जो तरीका है वो रजिस्टर्स का पैरेलल जोड़ है, यानी कि रजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। आज हम पहला तरीका यानी रजिस्टर्स का सीरीज जोड़ पढ़ेंगे। तो चलें इसको पढ़ने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि लेक्चर के आगाज में मैं आपको बता चुका हूं कि आज हमने पढ़ना है रजिस्टर का सीरीज जोड़। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने अपने यूनिट नंबर 13 के अंदर सीरीज जोड़ पढ़ा था कैपेसिटर का। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा, वो फ़र्क क्या होगा वो हम जब डेरिवेशन करेंगे उस डेरिवेशन के अंदर आपको नुमाया फ़र्क महसूस हो जाएगा। एक नुमाया फ़र्क तो ये है कि वहाँ पे हमने कैपेसिटर का पढ़ा था, यहाँ पे रजिस्टर का पढ़ेंगे। वहाँ पे हम साकिन चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम हरकत करते हुए चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें बढ़ते हैं, सीरीज जोड़ की पहले तारीफ करते हैं और तारीफ करने के बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं हमारे पास इस लेक्चर में सीखने के लिए। तो इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ने के तरीके में इनको आपस में एक दूसरे के सिरे के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि सर्किट में करंट के बहाव का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। तो ये तो हमने तारीफ कर ली रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ने की। इसमें कहा यह जा रहा है कि रेजिस्टर्स को सीरीज में अगर जोड़ा जाएगा तो इस तरह से जोड़ा जाएगा कि उनके सिरे एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे, इस तरह से कि करंट के बहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा। तो चले क्यों ना इस सारी लफ्जी सूरत हाल को हम डायग्राम की सूरत में बना दें। हमारे पास फर्ज करें ये पहला रजिस्टर आ गया, रजिस्टर के सिंबल को इस तरह से जाहिर किया जाता है। ये दूसरा रजिस्टर आ गया और ये तीसरा रजिस्टर आ गया। अब इनको जोड़ा गया है एक अदद बैटरी के साथ और बैटरी को हिफाजत के लिए हम एक स्विच के साथ जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो जोड़ हमारे पास आएगा रजिस्टर्स का, इसको
नाम दिया जाएगा रेजिस्टर्स का सीरीज जोड़। अब इनको नाम देने हैं कि फर्ज करें ये पहला रजिस्टर है, इसको R1 का नाम देंगे, ये दूसरा रजिस्टर है, इसको R2 का नाम देंगे, और ये तीसरा रजिस्टर है, इसको R3 का नाम देंगे। ये कोई बैटरी है जो कि V वोल्टेज की है, और ये कोई स्विच है कि जिसको बंद करेंगे तो इस सर्किट में से करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करूंगा तो स्विच के बंद करने से ये पूरा सर्किट मुकम्मल हो गया है। सर्किट मुकम्मल हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्जेस का बहाव शुरू हो जाएगा। अब चूंकि चैप्टर के आगाज से हम कन्वेंशनल करंट को पढ़ रहे हैं और कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्जेस के बहाव को देखा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए गुजरेंगे, पहले R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में, और R3 से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में दोबारा से दाखिल हो जाएंगे। अब तारीफ में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इस तरह से जोड़ना है कि करंट का बहाव इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मुयस्सर हो। अब देखें, चार्जेस एक ही सूरत में एक ही रास्ते में बहते चले जा रहे हैं, इसके अलावा बहने के लिए उनके पास कोई और रास्ता मुयस्सर नहीं है। अब ये बात पे मैं दोबारा जोर दे रहा हूं कि चार्जेस के पास बहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और चार्जेस के बहाव को हम क्या नाम देते हैं? चार्जेस के बहाव को तो हम करंट कहते हैं। तो अगर चार्जेस के बहाव का रास्ता एक है तो इसका मतलब है इस पूरे सर्किट के अंदर करंट एक जितना पैदा होगा, या ये कह लें कि R1 में से भी उतना करंट गुजरेगा, R2 में से भी उतना करंट गुजरेगा, और R3 में से भी उतना करंट गुजरेगा। चलिए मैं पहले ये कह देता हूं कि R1 से जो करंट गुजरेगा उसकी मिकदार होगी I1, R2 में से जो करंट गुजरेगा उसकी मिकदार होगी I2, और R3 में से जो करंट गुजरेगा उसकी मिकदार होगी I3। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे सर्किट में बहने वाले करंट की मिकदार एक जैसी है। तो चलिए हम इसकी खसूसियात लिख लेते हैं कि सबसे पहली खसूसियत इस रजिस्टर्स के सीरीज जोड़ की ये है कि करंट एक जैसा रहता है। करंट एक जैसा रहता है तो मतलब ये हुआ कि I1 बराबर होगा I2 के, और ये बराबर होगा I3 के, और इन सब को मैं बराबर कर देता हूं किसी एक खास वैल्यू के, और उस खास वैल्यू को आप I भी कह सकते हैं। अब इससे क्या मुराद ली जाएगी मुझे नहीं समझ आ रहा। ये रजिस्टर में से करंट गुजरेगा, ये भी एक जैसा, इस रजिस्टर में से करंट गुजरेगा ये भी उतना, R3 में से जो करंट गुजरेगा ये भी उतना, लेकिन ओहम का कानून तो कहता था V इज इक्वल टू IR। तो अगर वो ओहम के कानून को यहाँ पे अप्लाई करें तो इससे हमें दूसरी क्या मालूमात मिल रही हैं? हम किस तरह से कह रहे हैं कि हर रजिस्टर में से एक जैसा करंट गुजरेगा? तो इसको इस तरह से समझें कि इस रजिस्टर में से एक करंट को गुजरने के लिए फर्ज करें कि पहले कम वोल्टेज चाहिए थे, कम एनर्जी चाहिए थी, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या कहा था कि किसी सर्किट में से गुजरते हुए चार्ज अपनी एनर्जी दूसरे सर्किट को दे देता है, उसको दे देता है। वो एनर्जी हीट एनर्जी में भी निकल सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी निकल सकती है। तो क्या होगा, ये चार्ज आएगा R1 के पास आएगा, हो सकता है इस R1 की रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, रेजिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब है कि करंट I1 जो पैदा हो रहा है ये इस सूरत में पैदा हो रहा है कि जो चार्ज यहाँ से जा रहा था उसे कम टैक्स देना पड़ा, उसकी रेजिस्टेंस कम है, उसे कम एनर्जी देनी पड़ी। तो मैं कहूंगा कि इस R1 के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है, लेकिन R2 में वही करंट अगर गुजर रहा है तो उसे ज्यादा टैक्स दे के जाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस R2 का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज अपनी ज्यादा एनर्जी इसको देगा, और इसी तरह से R3 में ये R2 से भी ज्यादा है, तो R2
तो R3 में से गुजरते हुए अगर करंट ने उतनी ही मिकदार में गुजरना है तो उसे चाहिए होगा कि इस R3 को ज़्यादा टैक्स दे, ज़्यादा एनर्जी दे, मतलब कि R3 का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें कि ये चार्ज यहाँ से 5 जाउल एनर्जी लेके चला है, तो 5 जाउल एनर्जी में से 1 जाउल उसने R1 को दे दी, 1.5 जाउल उसने R2 को दे दी, तो बाकी बचा 2.5, तो 2.5 ये दे देगा R3 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रजिस्टर के अक्रॉस, हर रजिस्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होगा। चलिए मैं अगर कहता हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है R1 के गिर्द वो V1 है, इस पोटेंशियल, अब R2 के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है और R3 के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये कहूँगा चूंकि बैटरी की EMF यानी कि इस बैटरी का पोटेंशियल सारे रजिस्टर्स में तकसीम हो चुका है, तो ये टोटल पोटेंशियल बराबर होगा V1 के जमा V2 जमा V3 के। तो ये आ गई मेरे पास इस रजिस्टर के जोड़ की दूसरी खसूसियत। मैं ये कहूँगा कि मेरे पास जो टोटल वोल्टेज है ये तकसीम हो चुका है V1 और V2 और V3, और जब सबको जमा करूँगा तो दोबारा इसके बराबर आ जाएगा। अब आप ये जानते हैं ओहम का कानून क्या कहता है हमें, ओहम का कानून कहता है कि V बराबर है IR। अब अगर यहाँ पे V टोटल वोल्टेज है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे करंट भी टोटल होगा और रेजिस्टेंस भी टोटल होगी, इन सारे रेजिस्टर्स का सम होगी, और उस सारे रेजिस्टर्स के सम वाली, सारे रेजिस्टर्स के मजमूए वाली रेजिस्टेंस को मैं नाम दूंगा मुसावी रेजिस्टेंस। जिस तरह आपने मुसावी कैपेसिटेंस का नाम दिया था ना, बिल्कुल उसी तरह से मुसावी रेजिस्टेंस का नाम दूंगा। तो V की जगह दर्ज कर दें IR, किसके बराबर आ जाएगा I1 R1 जमा I2 R2, V2 के लिए वो I2 R2 बन जाएगा और V3 के लिए I3 R3। लेकिन हम पहली खसूसियत में ये कह के आए हैं कि I1 I2 और I3 ये सारे बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, I के बराबर हैं। तो चले मैंने कहा था ये I है, ये मुसावी रेजिस्टेंस आ गई यानी कि R इक्विवेलेंट आ गई, तो ये बन जाएगा I R E, ये I1 की जगह भी I आ जाएगा, R1 वैसे का वैसे ही, I2 की जगह I आ जाएगा, R2 वैसे का वैसे ही, I3 की जगह भी I आ जाएगा और R3 वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। अब इन सब में आपको I कॉमन नजर आ रहा है, तो चलें इधर I मुश्तरक ले लें, अंदर बचेगा R1 जमा R2 जमा R3। तो अब आपने I को I के साथ कैंसिल कर दिया, बाकी बचा हमारे पास RE बराबर है R1 जमा R2 जमा R3। तो देखें जी, हमने मुसावी रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाल लिया है सीरीज जोड़ के लिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं चाहता हूं कि इन 3 रेजिस्टर्स की बजाय सिर्फ एक ऐसा रेजिस्टर लगाऊं जो कि तीनों का काम करे, तो मुझे एक ऐसा रेजिस्टर मुंतखब करना पड़ेगा जो कि इन तमाम रेजिस्टेंस के मजमूए के बराबर हो। तो यही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, उन 3 रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस R1 R2 R3, इन तीनों को जमा करूं, जमा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगी हमारी मुसावी कैपेसिटेंस। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि ये तो चलो 3 रेजिस्टर्स के लिए बात कर ली, अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स हों तो क्या होगा, तो फार्मूला वैसे का वैसा ही रहेगा। RE बराबर आ जाएगा R1 जमा R2 जमा R3, और ये आगे चलता चला जाएगा। फर्ज करें अगर 100 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो आप सबको अलग अलग जमा कर देंगे। अब जैसे ही सबको जमा कर देंगे तो आपके पास मुसावी रेजिस्टेंस आ जाएगी। हम रेजिस्टर्स के मजमूए को एक सिंगल रेजिस्टर से बदल सकते हैं और उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मुसावी रेजिस्टेंस RE कहते हैं। अब यहाँ से हम एक और
अहम नतीजा अखज़ कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि जो मुसावी रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टर्स की, वो इनफरादी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी होगी। ये बात मैं लिखता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मुसावी रेजिस्टेंस इनफरादी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। अब यहां पे फर्ज कर लें कि R1 की जो कीमत है, फर्ज कर लें, फर्जी कीमत ले रहा हूं, वो है 4 ओहम, R2 है 2 ओहम और R3 है 6 ओहम। अब अगर मैं सबको इनफरादी तौर पे देखूं, अकेला अकेला देखूं, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कितनी है? R3, जो कि है 6 ओहम। अब अगर मैं चाहूं मुसावी कैपेसिटेंस निकाल लूं, तो मुसावी कैपेसिटेंस निकालूंगा तो वो बनेगी 2 जमा 4 जमा 6, वो बन गई जी 4 जमा 2 6 और 6 12 ओहम। अब यहां पे देखें, मैंने कहा है जो मुसावी रेजिस्टेंस होगी वो इनफरादी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगी। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर लेंगे कि सीरीज जोड़ के अंदर आपको अगर ये MCQ पूछ ले, कसीरुल इंतखाबी सवालात में पूछ ले कि बताएं सीरीज जोड़ में मुसावी रेजिस्टेंस इनफरादी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस के बराबर होगी, कम होगी, ज्यादा होगी या कुछ भी नहीं, तो आप जवाब देंगे कि वो ज्यादा होगी और सबूत मैं आपके सामने रख चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि ये रेजिस्टर्स का सीरीज जोड़ आपको समझ आ गया है। अब अगर ये समझ आ गया है तो चलें क्यों ना इसी के रिलेटेड, इसी के मुतालिक आपकी किताब की मिसाल 14.4 को हल कर लिया जाए। चलें बढ़ते हैं मिसाल 14.4 की जानिब। जी, तो ये रही वो मिसाल जो कि रेजिस्टर्स के सीरीज जोड़ के मुतालिक है। हमसे इस मिसाल में कहा यह जा रहा है कि दो रेजिस्टर्स हैं, जिसमें से पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 किलो ओहम है, दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 4 किलो ओहम है। इसको, इन दोनों रेजिस्टर्स को जोड़ा गया है एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज तरीके में। अब आपने इस सर्किट में 3 चीजें मालूम करनी है। एक तो मुसावी रेजिस्टेंस आप मालूम करेंगे, उसके बाद R1 में से कितना करंट बह रहा है, R2 में से कितना करंट बह रहा है, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो चलें सबसे पहले बात शुरू करेंगे इस RE से, जो कि मुसावी हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो उससे पहले हम क्यों ना इन कीमतों को SI यूनिट्स के अंदर तब्दील कर लें। 6 किलो ओहम का मतलब है 6000 ओहम और 4 किलो ओहम का मतलब है 4000 ओहम। तो चलें हम अब कहेंगे कि हम जानते हैं कि अगर सीरीज तरीके में रेजिस्टर्स जोड़े गए हों तो उनकी मुसावी रेजिस्टेंस बराबर होती है हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के मजमूए के बराबर। तो अब क्या होगा, कीमतें दर्ज करें जी। RE किसके बराबर आ जाएगा, R1 है 6000 जमा R2 है 4000, दोनों को जमा करेंगे तो RE आ जाएगा 10,000 ओहम, या इसको अगर आप प्रीफिक्स की सूरत में लिखना चाहते हैं आप लिखें 10 किलो ओहम। तो इस तरह से आपने एक चीज मालूम कर ली है जो कि हमसे मतलूब थी, और वो है इस रेजिस्टर के जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस। तो चलें हम अब चलते हैं दूसरे पार्ट की जानिब, जो कि है कि आपने हर रेजिस्टर के अक्रॉस आपने करंट को मालूम करना है। तो चलें इधर पहले हेडिंग दे लें कि यहाँ पे आप बी पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब I1 कैसे निकलेगा, I1 और I2। अब चूंकि रेजिस्टर का जोड़ है सीरीज और सीरीज तरीके में बहने वाला करंट तो एक जितना ही होता है, इसका मतलब है अगर आप एक करंट मालूम कर लेंगे तो दूसरा करंट तो ऑटोमेटिकली उसी के बराबर आ जाएगा, तो आप उससे दूसरे का जवाब दे सकते हैं। तो चलें हम जानते हैं कि ओहम का कानून ये कहता है V बराबर है IR। तो आप क्या करें, आप ये तो आप इसको
आप करंट के लिए मैनेज कर लें। करंट के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, I बटा I बराबर है V बटा R। अब चूंकि सर्किट में टोटल बहने वाला करंट एक जैसा होगा तो ये वोल्टेज भी टोटल आएगा और ये रेजिस्टेंस भी टोटल आएगी, यानी कि मुसावी रेजिस्टेंस आएगी। तो I की जो कीमत आएगी वो आएगी, V की कीमत है 10, RE किसके बराबर है, 10,000 ओहम के। अब इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1/1000। इस 1/1000 को मैं लिख सकता हूं 1/10 की ताकत 3। 10 की ताकत 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की ताकत -3। इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं 1 ज़रब 10 की ताकत -3 एम्पेयर। और आप जानते हैं 10 की ताकत -3 के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं मिली का, तो I बन जाएगा 1 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से हमने करंट की कीमत निकाल ली है, लेकिन हमें करंट की कीमत नहीं पूछा, हमसे पूछा गया है कि पहले रेजिस्टर में से कितना करंट बहेगा और दूसरे रेजिस्टर में से कितना करंट बहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सीरीज जोड़ में क्या होता है, सीरीज जोड़ में जी, सीरीज जोड़ में हमारे पास I1 ये बराबर होते हैं I2 के और ये बराबर होता है I के, यानी I1 की कीमत भी I के बराबर होगी, I2 की कीमत भी I के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास I1 किसके बराबर आ जाएगा, I1 को हम कहेंगे ये बराबर है 1 मिली एम्पेयर के और I2 भी 1 मिली एम्पेयर के बराबर होगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आप बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपका बी पार्ट भी हल हो गया है। अब सिर्फ एक चीज बची है और वो है सी पार्ट। चलें सी पार्ट का आगाज यहीं से कर देते हैं। हमें पूछा गया है कि पहले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। फार्मूला लगाएंगे ओहम लॉ का, V बराबर है I R। अब चूंकि पहले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो V1 अगर है तो I1 और V1 है तो R1 भी R भी 1 हो जाएगा। मजीद आगे चलेंगे, I1 की कीमत लगाएं 1 ज़रब 10 की ताकत -3। R1 की कीमत लगाएं कितनी है 6000, या इसको 6 ज़रब 10 की ताकत 3 भी लिख सकते हैं। ये 10 की ताकत 3 इस 10 की ताकत -3 से कैंसिल हो जाएगी, तो V1 बराबर आ जाएगा 6 वोल्ट के। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स में बंद कर देंगे कि हमारा C जो पार्ट है उसका भी एक जुज हम हल कर चुके हैं। V2 को भी इसी तरह से निकालेंगे। हम लिखेंगे V2 बराबर है I2 R2। I2 की कीमत क्या है हमारे पास 1 ज़रब 10 की ताकत -3। R2 की कीमत है 4 ज़रब 10 की ताकत 3। 10 की ताकत 3 10 की ताकत -3 से दोबारा से कैंसिल हो जाएगी। V2 हमारे पास बचेगा 4 ज़रब 1 4 और यूनिट्स आ जाएंगे इसके वोल्ट्स के अंदर। इस तरह से हमारा ये C पार्ट भी मुकम्मल हो गया। यहाँ पे देखें हमने RE क्या निकाला, RE की वैल्यू निकली 10,000 ओहम, जिसे आप 10 किलो ओहम भी लिख सकते हैं। I की कीमत निकली 1 मिली एम्पेयर। अब हमने ये बात तय की कि सीरीज में I1 I2 दोनों बराबर होते हैं, तो I1 की कीमत आई 1 मिली एम्पेयर, I2 की कीमत भी आई 1 मिली एम्पेयर और इस तरह से V1 आया 6 वोल्ट और R2 आया और V2 आया 4 वोल्ट। अब देखें कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब है उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। टैक्स ज्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो चार्ज उस जगह से गुजरते हुए देगा। और जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम है उस जगह पे टैक्स भी कम है, एनर्जी भी कम है, जो कि चार्ज गुजरते हुए उस रेजिस्टर को देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मिसाल 14.4 भी समझ आ गई होगी।
जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि रजिस्टर का सीरीज़ जोड़ आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसमें हमने देखा कि करंट एक जैसा रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस तक़सीम हो जाता है और साथ ही साथ मिसाल 14.4 को भी हल कर लिया है हमने। इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे और अगले लेक्चर में देखेंगे रजिस्टर्स का पैरेलल जोड़। तो आप तब तक इंतज़ार करें, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।